नमस्कार। गुड इवनिंग इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं सत्यप्रिया और मेरे साथ हैं मेरी को एंकर शिवांगी। शिवांगी, आज हम आपस में बात कर रहे हैं, साथ ही हम दर्शकों के साथ बात कर रहे हैं। तो बात करने का, वार्तालाप का सबसे सशक्त साधन क्या है? सबसे सशक्त साधन, सबसे सशक्त माध्यम जिसे कहें वो है भाषा। बिल्कुल। और क्या आप जानती हैं कि विश्व भर में लगभग 6,500 भाषाएं हैं और भारत मात्र में लगभग 450 भाषाओं में वार्तालाप किया जाता है। हालांकि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वाले बहुत कम लोग हैं और कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन 450 भाषाएं हैं जो प्रचलित हैं। और अगर देखा जाए तो भारत की ही नहीं बल्कि विश्व भर की कई सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनका उद्भव संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा से हुआ है। बिल्कुल सत्यप्रिया, और आपने बात की संस्कृत और प्राकृत भाषा की, तो मैं अपने दर्शकों को यहाँ बता दूं कि आज प्राकृत भाषा के ही महाविद्वानी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। फूलचंद जैन प्रेमी जी, आपको हाल ही में 2018 वर्ष के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले दर्शकों को दिखाते हैं आपके जीवन के कुछ अंश। वर्ष 2018 के लिए प्राकृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी। प्रोफेसर साहब, आपको वर्ष 2018 के लिए, जैसे अभी हमने वीडियो में भी देखा, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पुरस्कार आपको प्राकृत भाषा और साहित्य के उन्नयन के लिए दिया गया, प्रदान किया गया। तो आपने प्राकृत भाषा कहाँ से सीखी और इसके साहित्य का अध्ययन आपने कैसे किया? देखिए, देश में अनेक विश्वविद्यालयों में और संस्थानों में ये प्राकृत भाषा पढ़ाई जाती है जी। विशेष करके मैंने बचपन से ही एक कटनी मध्य प्रदेश में जैन संस्कृत महाविद्यालय है, उसमें मैंने अध्ययन किया। तो प्रारंभ से ही उसमें प्राकृत ग्रंथ भी पढ़ाए जाते थे जी। तो तब से मेरा इसी तरह अभिरुचि बढ़ती गई। फिर मैंने इसी विषय में आचार्य, प्राकृत से आचार्य किया। पीएचडी का विषय भी मेरा प्राकृत साहित्य से संबंधित ही रहा है। तो इस तरह मेरा अध्ययन बढ़ता रहा, रुचि बढ़ती रही। तो मेरे इन्हीं विद्यालयों के माध्यम से, और फिर मैंने यहाँ भोगीलाल लेहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी दिल्ली में है, तो वहाँ पर भी मैं वो चूँकि प्राकृत का बहुत बड़ा कोर्स कराते हैं वो लोग समर वेकेशन के रूप में, तो वहाँ पर मैं डायरेक्टर था। तो मैंने बहुत कई वर्षों तक वहाँ प्राकृत का अध्यापन कराया और मैंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में लगभग 32 वर्ष तक जी बिल्कुल हाँ प्राकृत और संस्कृत और जैन दर्शन के ग्रंथों को वहाँ पर अध्यापन कराया एज ए प्रोफेसर, रीडर, प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष के रूप में। तो संस्कृत और प्राकृत दोनों ही जो सहोदरी भाषाएं हैं, उनका आपने अध्ययन कराया। जी बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, प्राकृत भाषा और साहित्य पर आपको उसमें योगदान के लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, उस विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृत भाषा कौन कौन सी है और कौन कौन सी भाषा है जिनको इस श्रेणी में रखा जाता है? अच्छा, ऐसा है। ये प्राकृत भाषा तो एक जैसे प्राकृत है, यानी नेचुरल भाषा। बच्चे जो जन्म लेते हैं तो आप माँ कुछ इस तरह से जो शब्द बोलते हो प्राकृत शब्द ही निकलते हैं जी। तो ये एक जन भाषा रही है और संस्कृत के समानांतर चलती रही है। वेदों में भी प्राकृत के अनेक तत्व मिलते हैं प्राकृत भाषा के। और जैसे हम लोग आज हिंदी बोलते हैं, मगर घर में जाके अपनी जो लोक भाषा, मातृभाषा होती है, जैसे भोजपुरी और दूसरी भाषाएं, तो उसी तरह से लोक भाषा उस समय पे जो ये साधारण भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, मगर जो जन भाषा के रूप में थी, जो ग्रामीण लोग या सामान्य लोग हैं
वो प्राकृत भाषा में ही बोलते थे। जी। तो इस तरह से उसका बहुत व्यापक क्षेत्र है और एक कई प्रकार की प्राकृतें हैं। अलग अलग क्षेत्रों की दृष्टि से इनके नाम भी हैं। जैसे जो मगध में बोली जाती थी वो मागधी प्राकृत है। जी। फिर उसके बाद अर्धमागधी बनी, जो आधे मगध को और आधे आसपास के देश की जो क्षेत्रों की भाषा थी तो वो अर्धमागधी कहलाई। फिर सौरसेनी एक प्राकृत है, जो सूरसेन जो मथुरा का प्रदेश है जी। तो उधर की जो भाषा थी वो सौरसेनी प्राकृत है। महाराष्ट्री प्राकृत भी एक बहुत लोकप्रिय भाषा है, जिसे सामान्य प्राकृत भी कहते हैं, वो महाराष्ट्री प्राकृत थी। तो अलग अलग क्षेत्रों की ऐसी कई प्रकार की भाषाएं हैं। आप पाली भाषा भी कहेंगे, बुद्ध वचन जो है पाली भाषा में है, वो भी पाली भी एक प्रकार की प्राकृत है। तो ये लोक भाषा के रूप में जब बहुत लोकप्रिय रही है और अलग अलग रही है ये प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा में कई प्राचीन पांडुलिपियां भी हैं, तो क्या आपने कुछ प्राकृत भाषा की पांडुलिपियों का संपादन भी किया? हाँ, यही सौभाग्य है कि, और मैं आपको बताऊं कि मुझे इसी के आधार पर ही मुझे जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, इसी के आधार पर मैंने कुछ प्राकृत की पांडुलिपियों का संपादन किया है, जो कि जैन शास्त्र भंडारों में दुर्लभ थी और शायद हो सकता अगर उनका उद्धार नहीं होता तो नष्ट भी हो सकती थी। तो अनेक वर्षों तक एक एक पांडुलिपि के संपादन में मुझे 7-7, 8-8 वर्ष तक श्रम करके करना पड़ा और उनका संपादन किया, प्रकाशन हुआ, बड़े लोकप्रिय हैं जी। तो वो ग्रंथ भी बच गए। हाँ। और मैंने जो मेरी जो पीएचडी का विषय था, मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी उपाधि प्राप्त हुई है। तो मेरा मूलाचार एक बहुत दूसरी तीसरी शताब्दी का ग्रंथ था, प्राकृत भाषा में था, सौरसेनी प्राकृत भाषा में था, तो उस पर मैंने पीएचडी की। अच्छा। तो उसी के मैंने एक मूलाचार, एक समीक्षात्मक अध्ययन, ये मेरा विषय रहा है जी। तो ये बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ ये भी रहा है मेरा शोध प्रबंध जो है, और प्राय करके इसको एक आदर्श शोध प्रबंध के रूप में मानते हैं जी। लेकिन पांडुलिपियों को पढ़ना बहुत कठिन है। हाँ। तो वो आपने कैसे सीखा? हाँ, देखिए क्या है, एक जैन परंपरा में एक बहुत अच्छी बात है, गांव-गांव में जो जैन मंदिर हैं तो इसमें जब लोग अपना व्यापार या कार्य बंद करके जाते तो जैन मंदिर जाते हैं, वहाँ पर शास्त्र प्रवचन होता है, तो उसमें एक पांडुलिपि भी रखी जाती थी। हमारे गांव में तो विशेष करके, मेरे तो सागर के पास दलपतपुर गांव है तो वहाँ का है, तो वहाँ के मंदिर में जो प्रवचन होता था शाम को, एक हस्तलिखित ग्रंथ रखा जाता था। अच्छा। और एक प्रकाशित ग्रंथ, तो दोनों का क्रमशः वाचन होता था। तो जो करते थे तो मेरी रुचि प्रारंभ से रही पांडुलिपियों की, तो मैं उनके पास बैठता था कि हमें कैसे पढ़े जाते, तो धीरे धीरे वो पढ़ना आ गया। हाँ। कुछ पांडुलिपि मिशन यहाँ पर जो दिल्ली में है, तो उसके राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, उसके कई शिविर भी वर्कशॉप लगे हैं, तो मुझे उनमें पढ़ाने का भी मौका आया, पढ़ने का भी मौका मिला। तो ये सब पांडुलिपियों को मुझे पढ़ने का अध्ययन मिला इस तरह से, तो मुझे वो सहज लगने लगी, सरल लगने लगी, क्योंकि वो उसमें गद्य पद्य का भेद नहीं रहता कि कहाँ गद्य शुरू हो रहा है, कहाँ पद्य है। हाँ। तो मगर ये पांडुलिपियाँ कंटिन्यू लिखी रहती हैं, तो उनको धीरे धीरे करके मुझे इस तरह का अभ्यास हुआ। और विशेष करके बनारस में मैंने पूरा मेरा पढ़ाई भी वहीं पर हुई और अध्यापन कार्य संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में किया। तो वहाँ पर अनेक विद्वान हैं, काशी तो विद्वान की समृद्ध परंपरा है, तो वहाँ के कई गुरुओं से भी मैं सियादबाद महाविद्यालय में पढ़ता था, तो वहाँ अच्छे अच्छे विद्वान थे, पंडित कैलाश चंद जी, सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी, सिद्धांत शास्त्री पंडित महेंद्र कुमार जी, इन सब से भी मुझे इन पांडुलिपियों को पढ़ने का और संपादन का कार्य सीखने का अवसर मिला मुझे। जी। प्रोफेसर जी, आपका सफ़र अगर देखा जाए 4 दशकों से भी ज़्यादा का है, तो क्या इसकी प्रेरणा आपको परिवार से मिली? परिवार में ही कोई ऐसे हैं आपके जिनका संस्कृत में, प्राकृत भाषा में जिनकी रुचि रही हो? तो देखिए, इन भाषाओं के तो मैं तो अपने गांव का किसान का बेटा हूँ, मगर उनकी, मेरी माँ की जो रुचि थी वो पूरे गांव में शास्त्र, जो मंदिर में जाती थी तो सब लोग कहते थे हमें ये सुना दो, वो शास्त्र सुना दो। तो मेरी माँ का असर हम लोगों पर रहा है और उनकी प्रेरणा से ही मैं, माँ पिता की प्रेरणा से ही मैं आगे बढ़ के मैं गांव से निकल करके जैन संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ता रहा और धीरे धीरे करके कटनी में पढ़ा, बनारस में आया, बनारस में और भी विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिला, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से तो मैंने प्राकृत से ही आचार्य किया है, यानी एमए उपाधि प्राप्त की। जी। तो
जी, आपने वहाँ पर पढ़ाया भी। जी। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में की जी। बात करें, हाँ। या फिर देश में ऐसी और कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ऐसे कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर इस विषय पर शोध हो रहा है? विशेष तौर पर यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगी भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी का भी, जी। क्योंकि वहाँ के आप डायरेक्टर रहे हैं। जी। तो वहाँ पर आपने इस भाषा में क्या कोई शोध कराया भी है? हाँ, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर तो एक प्राकृत सिखाने का कोर्स ही चलता है। तो उसमें हर वर्ष अनेक विद्यार्थी आते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर तक पढ़ने आते हैं जी। प्राकृत सीखने के लिए। तो उनको मैंने पढ़ाया। और एक वहाँ की एक विशेषता है उस संस्थान की कि वहाँ पर पाकिस्तान के जैन शास्त्र भंडारों से आए हुए 64,000 हस्तलिखित ग्रंथ हैं, प्राचीन। हाँ, 64,000 ग्रंथ वहाँ पर शास्त्र भंडार में हैं। जी। तो हस्तलिखित ग्रंथ मुझे वहीं से कई ग्रंथों का मुझे संपादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और दूसरे पूरे देश में अनेक विश्वविद्यालयों में, जैसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में है, उदयपुर के विश्वविद्यालय में है, पूना के विश्वविद्यालय में है, जबलपुर के विश्वविद्यालय में है, ऐसे अनेक विश्वविद्यालयों में प्राकृत के विभाग ही अलग हैं और वहाँ प्राकृत पढ़ाई जाती है। जी। और इस तरह के संस्थान, जैसे श्रवण बेलगोला में प्राकृत संस्थान ही है। हाँ, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला के कर्नाटक, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्राकृत संस्थान है। तो वहाँ पर भी शोध कराया जाता है, अध्यापन कराया जाता है, प्राकृत पढ़ाई जाती है। जी। तो वहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता एक और है कि इन संस्थाओं में प्राचीन पांडुलिपियाँ, जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं, उनके भी भंडार हैं। तो उनके आधार पर भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है कि देखो इस तरह से शास्त्र पढ़े जाते हैं। तो एक विरासत चलती है। जी। तो मुझे तो विशेष करके मैंने तो अपने परिवार से भी प्रारंभ किया। मेरे परिवार में सभी लोग जो हैं, मतलब पांडुलिपियों पर ही प्राय करके सबने काम किया है और पीएचडी की उपाधियां भी प्राप्त की है संपादन में, नए नए विषयों में, और विशेषकर प्राकृत विषय में। तो मुझे यही रहा है। और हम आपको बता दें कि एक में बीच में प्राकृत कई प्रकार की है। जैसे मैंने अभी बताया मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी। जी। तो इनका एक और प्राकृत है, शिलालेखी प्राकृत। जी। यानी जो प्राचीन शिलालेख मिलते हैं तो वो उनकी भाषा ब्राह्मी लिपि है। अच्छा। और भाषा जो है वो प्राकृत है। जैसे अशोक के जितने शिलालेख मिलते हैं, सबसे प्राचीन शिलालेख हैं, गिरनार में सैकड़ों शिलालेख हैं, तो वो ब्राह्मी लिपि है, वो प्राकृत भाषा है। तो ब्राह्मी लिपि बड़ी दुर्लभ थी, मगर अब धीरे धीरे करके लोग सीख रहे हैं। हाँ। और मैं बताऊं, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाती भी हैं, वो इसकी अच्छी विशेषज्ञ हैं। अच्छा। और भी अनेक जो म्यूजियम है, संग्रहालय हैं प्राचीन, उनमें भी अनेक जो विद्वान हैं ब्राह्मी लिपि जानते हैं, समझते हैं। और ब्राह्मी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, सारी लिपियों का जन्म, भारतीय और विदेशी अनेक लिपियों का जन्म इस ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जी। हाँ। तो प्रोफेसर साहब, ऐसी धारणा है, माना जाता है कि जो प्राकृत भाषा है वो कई आधुनिक भाषाओं की जननी है। हाँ। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे महाराष्ट्री प्राकृत है, तो महाराष्ट्री प्राकृत से मराठी भाषा निकली है। सौरसेनी प्राकृत से गुजराती आदि भाषाएं, राजस्थानी भाषाएं वगैरह निकली हैं। तो इन्हीं से धीरे धीरे विकास होकर के, जैसे पहले प्राकृत हुई, फिर धीरे धीरे पुरानी हिंदी आई, जैसे जो तुलसीदास ने लिखी भाषा जो पुरानी भाषा है, या और भी विद्वानों ने लिखी, सूरदास ने कभी। तो ये जब पुरानी हिंदी आई, देखिए प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा आई, अपभ्रंश से ये जो पुरानी हिंदी आई, और फिर पुरानी हिंदी धीरे आज की हिंदी आ गई। तो इस तरह से भाषाओं का विकास हुआ। और प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा सहोदर भाषाएं, और एक दूसरे में इतना योगदान है। अनेक शब्द प्राकृत के संस्कृत में मिलेंगे, संस्कृत के प्राकृत में मिलेंगे। एक दूसरे को समझने के एक दूसरे दोनों भाषाओं को समझेंगे, तब हम सही भारतीय संस्कृति को समझ सकते हैं। एक इसी महत्वपूर्ण बात और बतला दें आपको कि देखिए, आपने कालिदास, महाकवि कालिदास का नाम सुना होगा। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतला में, एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है, तो उसमें यानी 65% यानी 65% प्राकृत के डायलॉग हैं। संवाद जो है, जैसे शकुंतला जो भी बोलेगी वो प्राकृत भाषा में बोलेगी, और भी स्त्री पात्र बोलेंगे वो सब प्राकृत भाषा में बोलते हैं। केवल कुछ पात्र, राजा, सचिव, महामंत्री या पुरोहित, ये सब संस्कृत में बोलते, बाकी के पात्र प्राकृत में बोलते हैं। अच्छा, उसी में भी कई प्रकार की प्राकृत हैं। जैसे वहाँ पर एक मछुआरा है,
तो वो एक दूसरी भाषा में बोलेगा, दूसरी प्राकृत में बोलेगा। तो इस तरह से अनेक एक एक नाटक में, जैसे उत्तर रामचरित है भावभूति का, और उसमें भी सीता जो बोलती सब प्राकृत भाषा में जी। और रामचंद्र जी बोलेंगे तो वो सब संस्कृत में बोलते हैं। जी। तो एक दूसरे सब समझते थे एक दूसरे की भाषाओं का। एक बहुत बड़ा मतलब एक भाषाओं का बहुत बड़ा अवदान था। जी। तो प्राकृत भाषाओं में अच्छा ऐसा हाँ, जी, बोलिए। एक उदाहरण देकर जी। बता सकते हैं कि किस तरह से वही बात संस्कृत में बोली जाएगी और वही बात प्राकृत में बोली देखिए जाएगी? संस्कृत तो सर्वविदित जी। है। तो उसमें जैसे सह गच्छति, सह गच्छति, वह जाता वह जाता है, है। ठीक है ना। इस प्राकृत में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। सो गच्छई, अच्छा। ता का लोप होकर के ई बचेगा। ई बचेगा। तो इस तरह से प्राकृत भी सरल है। एक में एक गाथा केवल एक सुनाता हूँ प्राकृत की जो जी। वो है पद्य में। धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावि तमणमस्सन्ति जस धम्मे सयामणो। ये प्राकृत भाषा है। जी। और प्राकृत भाषा में पूरे देश के, चाहे वो किसी परंपरा का जैन हो, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, एक मंत्र हर कोई रोज पढ़ता है। वो है नमस्कार महामंत्र, नमो का जी। ये वो भी प्राकृत भाषा में है। जैसे मैं आप बतलाऊं, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वाज्यायाड़म, नमो लोए सभ्य साहुलम। जी। ये सब प्राकृत भाषा में है। तो जैन समाज में तो प्राय करके बच्चे सब प्राकृत शुरू से सीख जाते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो क्या वैदिक भाषा जी। और प्राकृत भाषा दोनों सेम है, दोनों एक ही है? नहीं, अलग अलग अंतर है। देखिए वो संस्कृत भी दो प्रकार की है। जी। एक लौकिक संस्कृत जो आजकल चलती है, जो जिसमें साहित्य लिखा जाता है, और एक वैदिक संस्कृत। तो वो वैदिक संस्कृत में अनेक शब्द जो वेदों में जो आए हैं, प्राकृत के शब्द मिलते हैं, अनेक प्रकार के शब्द। बस ये है। तो इससे पता चलता है कि समानांतर भाषाएं चलती रही हैं। हाँ ये। जी। तो प्राकृत भाषा में किस तरह के ग्रंथ हैं? हाँ। उनके विषय में अगर आप देखिए हमें ये और हमारे प्राकृत दर्शकों को भाषा बताएं। एक ऐसी भाषा है, जैसे पाली भाषा में केवल बुद्ध वचन मिलते हैं, दूसरे कुछ नहीं मिलेंगे। मगर प्राकृत भाषा में सब प्रकार का साहित्य मिलता है, दूसरे लोगों ने भी लिखे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गाथा सप्तशती बहुत प्रसिद्ध है। जी। जी। महाकवि हाल की गाथा सप्तशती, और एक एक गाथा में, प्राकृत की एक एक गाथा में गाथा सप्तशती ऐसा रस भरा हुआ है कि अगर एक भाषा को मतलब एक गाथा को पढ़ने तो आनंद आ जाता है। तो इस प्रकार के देखिए प्राकृत का जो साहित्य है अलग अलग प्राकृतों में है, मगर आपको बतलाएं हर प्रकार का साहित्य है। इसमें आपको आयुर्वेद के ग्रंथ मिलेंगे, ज्योतिष के ग्रंथ मिलेंगे, वास्तु शास्त्र के ग्रंथ मिलेंगे, आगम मिलेंगे, कथा ग्रंथ मिलेंगे, और महाकाव्य, काव्य और उत्कृष्ट महाकाव्य मिलेंगे। हाँ, तो कथाएं तो इतना कथा ग्रंथ है जो बाद में जो संस्कृत के जो हितोपदेश वगैरह में जो कथाएं हैं, ये सब प्राकृत के साहित्य से आई हैं, प्राकृत कथा साहित्य से आई हैं। प्रोफेसर साहब, अभी आपने से बताया कि जैन धर्म में बचपन से ही प्राकृत भाषा वहाँ उनके बच्चों को पढ़ने को मिल रही है, लेकिन अन्य धर्मों में देखा जाए अलग अलग जो भाषा है वहाँ पर प्राकृत भाषा विलुप्त होती जा रही है। हाँ। उसे हम कैसे संजोए रख सकते हैं? हाँ, ये क्या है, प्राकृत भाषा कोई संप्रदाय विशेष की भाषा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई भी भाषा हाँ, नहीं होती। भरत मुनि ने जो है ये अनिवार्य किया हुआ है कि जो भी नाटक लिखेगा संस्कृत में, उसमें ये पात्र प्राकृत में ही बोलेंगे, उनके संवाद प्राकृत में ही लिखे जाएंगे। तो आप जितने भी लेंगे, और दूसरे शुरू जैसे काव्य प्रकाश है मम्मट का, तो इनमें भी उन्होंने जब उदाहरण दिए हैं कोई लक्षणा के, व्यंजना के, या ये सब जो भाषा, तो उन्होंने प्राकृत के उदाहरण दिए उसमें, यानी संस्कृत के लक्षण लिख रहे हैं। हाँ, मतलब लेकिन प्राकृत के उदाहरण मगर भी हैं। उदाहरण जी। प्राकृत, क्योंकि जो चीज नाजुकता के साथ यानी बहुत अच्छी तरह से जो दिल के मतलब जो उद्गार करीब होते होती हैं, है, जी। तो वो प्राकृत में जितनी भाषा में मिलती है वो अन्य भाषाओं में नहीं मिल पाती, ना अभिव्यक्ति हो पाती जी। है। इसलिए उनको भी बड़े बड़े लाक्षणिक ग्रंथों को भी, अलंकार शास्त्रियों को भी प्राकृत के उदाहरण लेना पड़ेगी। जी। आपकी लिखी हुई कई पुस्तकें हैं, उस पर एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है। अभी दर्शकों को वो दिखाना चाहेंगे। अभी हमने देखा स्यादवाद महाविद्यालय के बारे में, जब हमने देखा तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, स्यादवाद, हालांकि इस पे अगर हम चर्चा करने लगे तो शायद चर्चा बहुत लंबी हो विस्तार से। जाएगी, हाँ। लेकिन
आमतौर पर हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो हम उसके 2 पक्ष देखते हैं, लेकिन स्यादवाद में उसके 7 पक्ष बताए गए हैं। तो इस पर अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं। ये मानते हैं, देखिए आप प्रत्येक वस्तु है, उसमें प्रत्येक वस्तु में अनेक विरोधी गुण होते हैं, ठीक है ना। तो वो मतलब सब वस्तु के, प्रत्येक वस्तु के अनेक गुणों को देखना, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में बताऊं, हैं सब अलग अलग रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप हैं जी, आप किसी की बेटी हैं, ठीक है ना, अपने पिता की बेटी हैं, किसी अपने भाई की बहन भी हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये रिश्ते अलग अलग हैं। अब कोई महिला किसी की पत्नी हो सकती है ना, तो वो अलग अलग हैं पक्ष। एक ही व्यक्ति में एक वस्तु में अनेक विरोधी गुणों को सामंजस्य रूप में देखना, ये सब स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, मतलब 7 प्रकार के वचन कहलाते हैं, सप्तभंगी नय कहते हैं। यानी किसी दृष्टि से वस्तु है और किसी दृष्टि से वस्तु नहीं है, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति। तो अब ये कहेंगे ये कैसे संभव है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे एक कपड़ा है जी, तो कपड़ा अस्ति, स्याद अस्ति, स्याद पटा अस्ति, पट माने कपड़ा होता पट माने है, कपड़ा। हैं, तो स्याद पटा अस्ति। किंतु इसी को हम कहते हैं कि ये घटा नास्ति, हाँ, ये घड़ा नहीं है। घड़ा नहीं है। देख, किसी वस्तु की पुष्टि के लिए हम अनेक धर्मों को लेते हैं। अब जैसे मैंने कह दिया कि कपड़ा है, तो अब एक दूसरे का जब हम उसके नास्ति पक्ष को लेते हैं तो उससे और इसकी वस्तु की पुष्टि हो जाती है जी, उसके होने की। हाँ, उसके होने की, उसके अस्तित्व की। जी। तो इसी तरह से कुछ ऐसे भी आ जाते हैं कि अब दोनों चीजें मिल जाती, तो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ गुण ऐसे हो जाते हैं जो उनको अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, तो स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस तरह फिर ये जो है ये सप्तभंगी नय कहलाते हैं। तो ये स्यादवाद है, ये बहुत विशाल सिद्धांत है, और इसी को स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये 2 जैन दर्शन के बहुत मौलिक सिद्धांत हैं, और ये अद्भुत हैं। यानी एक किसी भी अगर हम अनेकांत दृष्टि से चलें तो सारा विश्व सारे मतभेदों को भूल करके इसमें समाहित हो सकता है। हम जैसे मान लीजिए कि आप हमारी विचारधारा की नहीं है, तो हमें साथ में रहना है, तो हमें आपके अस्तित्व को सही मान करके कि भाई आपका भी अस्तित्व है, आपकी भी विचारधारा है, तो हम आपकी विचारधारा का भी सम्मान करते हैं, तो आपकी विचारधारा का भी सम्मान करते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, मंडई मतिर भिन्ना, तो इस प्रकार से हो जाता है। तो सामंजस्य मिला के चलने का नाम ही ये सब स्यादवाद अनेकांतवाद। प्रोफेसर साहब, वाली हाँ, बात है। हाँ, जी। हाँ, हाँ, ठीक, बिल्कुल प्रोफेसर सही साहब, प्राकृत भाषा के साथ साथ जैन दर्शन पर भी आपकी कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई है। मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि क्या जैन दर्शन में भी प्राकृत भाषा का स्वरूप कितना व्यापक है? हाँ, ये मूलतः क्या है कि प्राकृत भाषा तो सार्वजनीन है, यानी सार्वभौमिक है, उसमें कोई बंधा नहीं कि केवल जैन दर्शन, मगर अधिकांश साहित्य आपको जैन धर्म का प्राकृत भाषा में मिलेगा। जैसे आगम, मूल जो भगवान महावीर की वाणी है वो आगम कहलाती है। तो आचारांग, सूत कृतांग आदि ये सब पूरे अर्धमागधी प्राकृत भाषा में मिलते हैं। और इसी प्रकार के सौरसेनी प्राकृत भाषा में भी आगम मिलता है, वो दिगंबर परंपरा का कहलाता है। जैसे मान लीजिए उसमें सठखंडागम, कसाय पाहुड़, आचार्य कुंद हुए बहुत बड़े, उन्होंने भी प्रवचन सार, समय सार आदि अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो बहुत समृद्ध, तो और अनेक कवि आदि वो नेमिचंद्राचार्य, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य, जो श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली की मूर्ति है जिसकी प्रतिष्ठापक वही थे तो वो, हाँ, तो वो उन्होंने भी अनेक ग्रंथ, गोमठ सार, जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रंथों का निर्माण किया है। तो ऐसे प्राकृत भाषा में जैन साहित्य विपुल है, बहुत ज़्यादा साहित्य है। किंतु दूसरी परंपराओं के लोगों ने भी प्राकृत भाषा में बहुत लिखा है। ये है जी। प्रोफेसर साहब, आप यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की। उम्मीद है इस पूरी बातचीत से हमारे दर्शकों को भी प्राकृत साहित्य के बारे में, प्राकृत भाषा के बारे में बहुत कुछ मालूम चला होगा, जैसे आपके साथ बात करके आज हमें बहुत कुछ मालूम चला। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा सत्यप्रिया, आपने जिस तरह से हमारी भाषाओं की दुनिया इतनी व्यापक है, उतनी ही व्यापक है सुर, लय, ताल यानी संगीत की दुनिया। बिल्कुल। तो अब हम अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे संगीत से ही सजी एक ऐसी ही शाम की तरफ, रेजोनेंस म्यूजिक।